वेलकम टू मेधा एजुकेशन चैनल। और आज हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो अकॉर्ड के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियो समिट। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है। तो आज का कोट ऑफ द डे है, फियर हैज़ टू मीनिंग्स, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन एंड फेस एवरीथिंग एंड राइज, द चॉइस इज योर्स। क्योटो प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है एग्रीमेंट या संधि। अकॉर्ड का भी मतलब होता है एग्रीमेंट या संधि। अब ये जो पिक्चर है इसका मतलब लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि ये पिक्चर ही क्योटो प्रोटोकॉल से लिंक्ड है। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको कंटेंट इस वीडियो से मिल जाएगा, तो सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसके नोट्स ज़रूर बना ले। अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। तो कहानी शुरू होती है ब्राज़ील से। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में सबसे फर्स्ट मीटिंग हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल की। और पहली जो इसकी मीटिंग था उसका नाम था अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। इसको याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ये सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, SSC, बैंक सब में पूछा जाता है फुल फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। इट वॉज अ मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो फ्रॉम 3 to 14 जून 1992। अब आगे बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में आखिर ऐसा होता था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हेड होते थे वो एक मीटिंग करते थे, और इस मीटिंग को बोला जाता था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फोर्स में कब आई थी? 21 मार्च 1994 में। अब UNFCCC की बात करते हैं। ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। ये किस प्रकार की ट्रीटी है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो कि एग्जिस्टेंस में आई थी अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेगोशिएटेड कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? अर्थ समिट 1992 में। साइंड कब हुई थी? 1992 में, न्यूयॉर्क सिटी में। एज ऑफ मार्च 2019 UNFCCC में कितने मेंबर पार्टीज है? 197 मेंबर्स। की फैक्ट अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज टू 6 ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल में ये 6 गैसेस मेन है। अब ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। व्हाट इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? इसको हम आगे देखेंगे। कब अडॉप्ट हुई थी? क्योटो में। कहाँ पे अडॉप्ट हुई थी? जापान में। जापान क्योटो में। कब अडॉप्ट हुई थी? 11 दिसंबर 1997। अब व्हाट इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? इसमें एनेक्स 1 कंट्रीज आती है, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन लाइक US, UK, जापान। दीज कंट्रीज प्लेज्ड टू रिड्यूस देयर GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन 1990 levels. Responsibility non-annex country, they don't have compulsory bindings obligation to reduce GHG emission, although they had encouraged to do it. Example of non-annex countries, developing countries like India, Indonesia, China, Brazil, etc. अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इसमें एनेक्स 1 कंट्रीज़ आती हैं, एनेक्स 2 कंट्रीज़ आती है, नॉन एनेक्स कंट्रीज़ आती है। एनेक्स 1 कंट्रीज़ होती है जैसे डेवलप्ड नेशन, जैसे US, UK। इनके ऊपर बाइंडिंग्स थी कि आपको इतना ही ग्रीन हाउस गैस इमिशन करना है। तो टोटल जो कलेक्टिवली जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन का टारगेट है वो है 5.2% बाय 2012। अब इनके ऊपर बाइंडिंग्स क्यों थी? इनके ऊपर बाइंडिंग्स इसलिए थी क्योंकि लोग ने 150 सालों तक अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया। अब ये डेवलप्ड नेशन है, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हाई लेवल पे कर लिया, तो इसलिए इन पे बाइंडिंग्स हो गई है। जो कि नॉन एनेक्स कंट्रीज है, यानी वो नेशंस जो अभी भी डेवलपिंग नेशंस पे हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना। आप सोचेंगे चाइना क्यों? क्योंकि जिस समय ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उस समय चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतने हाई लेवल पे नहीं हुआ था, इस वजह से उस टाइम ये चाइना को नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में रखा गया था। तो इनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग्स नहीं होती हैं, ये जबकि इनको इंकरेज किया जाता है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना हो सके उतना करिए ताकि आप डेवलप्ड नेशन पे आए।
अब इसमें देखते हैं कि 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है एनेक्स 1 कंट्रीज़ में। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड। इसको आप प्री के लिए जरूर याद कर लीजिएगा। एनेक्स बी क्या होती है? एनेक्स बी ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें कितने कंट्रीज आते हैं? 39 कंट्रीज आते हैं। इनका इमिशन टारगेट क्या होता है? इनका जो होता है इन देयर रिस्पेक्टिव, इनके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं इंडिविजुअली। यूएस के जैसे 7% है, ईयू का 8% है, कनाडा का 5% है, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन अगर इनके कलेक्टिव टारगेट की बात की जाए तो वो है 5.2% बाय 2012। व्हाट इज इमिशन ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग? सपोज करिए दो कंट्रीज है, जापान एंड कनाडा। जापान को हमने टारगेट किया कि आप 500 क्योटो पॉइंट्स इमिट कर सकते हैं, जबकि कनाडा को टारगेट दिया कि आप 1000 पॉइंट्स इमिट कर सकते हैं। बट लेट सपोज कनाडा ने 100 पॉइंट्स ज़्यादा इमिट किए, यानी उनका 1000 टारगेट था, उन्होंने 1100 इमिट किए, यानी 1100 उसने इमिट किए। जबकि जापान ने, उसको टारगेट 500 का मिला था पर उसने खर्च सिर्फ 400 रुपये की। अब इसको रुपए के टर्म्स में लेके चलिए ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो जापान को टारगेट 500 का मिला था पर उसने 400 रुपये ही खर्च किए, 400 पॉइंट्स ही खर्च किए। तो कनाडा क्या करेगा? कनाडा जापान से वो 100 पॉइंट्स खरीद लेगा और उसके बदले उसको कुछ पैसे दे देगा। इसे ही बोलते हैं इमिशन ट्रेडिंग या कार्बन ट्रेडिंग। सपोज देयर आर 2 NXP countries like Japan and Canada. Japan could only pollute up to 500 points and Canada could pollute up to 1000 points. But Canadian government is unable to maintain this limit, and Canada emits 1100 units of greenhouse gas in given year. But Japanese government takes very strong स्टेप टू कंट्रोल इमिशन। क्या क्या स्टेप लिए? जैसे उन्होंने सोलर विंड लगा दी, पावर प्लांट लगा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? अपना जो इमिशन है उसको कम कर दिया। एंड hence they only emit 400 units of greenhouse gas, so it has spare 100 Kyoto units. अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो CDM और JI क्या होता है? CDM क्या होता है? सपोज करिए कोई NXB बी कंट्री है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो सपोज करिए कोई NXB बी कंट्री है लाइक कनाडा, उसने 500 इमिशन किए, बट इट इमिट्स 510 यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इन सच अ केस कनाडा कैन finance a solar power project or hydropower project in some village of Brazil or India, like developing nation, and get certificate. The solar plant led to reduction of 10 units of greenhouse gas. अब आप सपोज करिए CDM होता है क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। आप इसको एक स्टोरी की तरह सुनिएगा कि सपोज करिए एक NXB कंट्री है लाइक कनाडा, उसको इमिट करना था 500 पॉइंट, उसने इमिट कर दिए 510 पॉइंट्स। तो जो 10 पॉइंट्स उसने इमिट किए हैं, जो एक्स्ट्रा उसने इमिट कर दिए, उसके बदले वो क्या करेगा? वो कोई भी डेवलपिंग नेशन है या नॉन NX कंट्रीज यानी डेवलपिंग नेशंस है, वहाँ पे कोई भी पावर प्लांट कुछ भी ऐसा कर देगा जो कि इमिशन, वहाँ के इमिशन को घटा दे, और वहाँ से वो सर्टिफिकेट लेगा, हाँ मैंने 10 पॉइंट कम, मतलब मैंने जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जो भी पावर प्लांट वगैरह लगाया है, उसने 10% तक रिड्यूस किया। क्यों? क्योंकि कनाडा ने अपने यहाँ 10% ज़्यादा, 10 पॉइंट ज़्यादा इमिट कर दिए थे। अब उसे जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ 10 कम कर देना ताकि वो बैलेंस बराबर हो जाए। अब बात करते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन JI के बारे में। प्रीटी मच द सेम कॉन्सेप्ट एज CDM, ओनली डिफरेंस इज दैट, इसमें डिफरेंस क्या है? JI इज डेवलप्ड कंट्री कैन डू इमिशन रिडक्शन। JI में जो इमिशन रिडक्शन टारगेट है, joint implementation, pretty much the same concept as clean development mechanism or CDS, only difference is that JI, a developed country, can do an emission reduction project in another developed country। यानी CDM में क्या होता था? जो NXB कंट्री है वो नॉन NX कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी, कोई सोलर पावर प्लांट वगैरह लगाएगी, लेकिन जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में NXB ही कंट्री में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेगी, यानी एक डेवलप्ड नेशन में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, रेटिफिकेशन क्या होता है? रेटिफिकेशन ऑन 11 December 1997 द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन जापान, हाउएवर ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड रेटिफिकेशन प्रोसेस इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 February 2005। जो रेटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था 11 December 1997 को हुआ था, कहाँ पे हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था, अडॉप्टेड इन जापान, जो कि जापान में अडॉप्ट हुआ था। लेकिन कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ गया था जिसकी वजह से इसको फोर्स में लाया गया था 16 February 2005।
अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर के पॉइंट्स है वो एसएससी के लिए, जो नीचे के पॉइंट्स है वो यूपीएससी के लिए। फॉर एग्जांपल 84 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को कितनी कंट्रीज ने साइन किया? 84 कंट्रीज ने। कौन सी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो विच आर द कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो क्योटो प्रोटोकॉल की मेंबर नहीं है? कनाडा नहीं है, एंडोरा नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है, साउथ सुडान नहीं है। फॉर यूपीएससी क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसके लिए ये अभी लीगली बाइंडिंग नहीं है। ओनली मेंबर्स ऑफ यूएनएफसीसी can become parties to Kyoto Protocol. Kyoto Protocol was adopted at the third session of UFCC. UNFCCC के किस सेशन में ये अडॉप्ट हुआ था? थर्ड सेशन में। To meet the targets of Kyoto Protocol, member countries can not include international shipping and international aviation. इंटरनेशनल एविएशन और शिपिंग को यूज़ नहीं कर सकते। कंट्री कैन यूज़ लैंड यूज़ यानी LU एंड लैंड यूज़ चेंज LUC एंड फॉरेस्ट्री टू मीट देयर क्योटो टारगेट्स। यानी अगर उन्हें अगर अपनी इमिशन को रिडक्ट करना है, अपने इमिशन को कम करना है, तो उनको लैंड यूज़ टारगेट यानी सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन इंटरनेशनल एविएशन यानी जो हमारे एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग एजेंसीज़, उनमें उनको कोई भी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेंबर नेशंस होते थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके मीटिंग्स करते थे, तो उन मीटिंग को बोला जाता था COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। अब आखिर होती क्या है इसमें? ऑल कंट्रीज़ एसोसिएटेड विद द क्योटो प्रोटोकॉल। जो सुप्रीम डिसीजन होता था, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इनका जो भी डिसीजन होता था वो सुप्रीम होता था। सबसे पहली जो COP 1 हुई थी वो कहाँ हुई थी? बर्लिन में। ये 3 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। सेकंड COP 1996 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। थर्ड हुई थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है COP 3 जो कि क्योटो जापान में हुई थी। इंडिया एट क्योटो प्रोटोकॉल। अब इंडिया का क्या क्या वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा था, तो देखते हैं। इंडिया वॉज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नॉन एनेक्स कंट्रीज़ होते थे लाइक डेवलपिंग नेशंस, वो नॉन बाइंडिंग कंट्रीज़ होते थे, उनको मैंडेटरी नहीं होता था कि आप वो अपना GHG इमिशन रिड्यूस करें, जबकि उनको इन्हेंस किया जाता था कि आप मतलब अपने GHG को बढ़ाएं यानी इंडस्ट्रियलाइज्ड करें। India emphasizes differentiation between developed and developing nation. Burden of responsibilities, climate action. India successfully defend its obligation on socio-economic development, currently forcing development countries of Annex 1 country to take more responsibility on curtailing greenhouse gas emission. इंडिया ने जो बेसिकली है, इस ये लाइन में भी आपको ना दिख रही तो इसमें सिंपली ऐसा लिखा गया है कि जो इंडिया है उसने जो मेनली फोकस किया था वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे किया था। अब बात करते हैं व्हाट इज़ दोहा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट इमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर द सेकंड कमिटमेंट पीरियड। द सेकंड कमिटमेंट पीरियड रेंजेस फ्रॉम 2012 टू 2020। इसमें इमिशन टारगेट रिडक्शन की बात किया गया था। सिंपली कि दोहा अमेंडमेंट में किस बारे में बात है? इमिशन रिडक्शन टारगेट्स के बारे में। The facts related to Doha Amendment for IAS exam, as you know, और learn, इसमें कुछ important points है। 37 countries have binding targets। कितनी countries के पास यानी जो developed nation है उनके पास कितनी countries है ऐसी जिनके पास binding targets है? 37 countries। Canada withdrew from the Kyoto Protocol। Canada कब withdraw हुआ था? 2012 में। और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आखिर क्या रीज़न था कि कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था? क्योंकि कनाडा ऐसा कहता था कि जो अमेरिका है जो कि अब डेवलप्ड नेशन है, वो उसने जो है क्योटो प्रोटोकॉल को लेफ्ट कर दिया था। तो इस वजह से कनाडा ने भी लेफ्ट कर दिया था कि अब जो डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि चाइना इसमें है नहीं और US भी अब छोड़ रहा है, जो कि मेन इमिट करते हैं GHG यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये मेनली यही कंट्रीज इमिट करते हैं। जब यही कंट्रीज इसमें है नहीं तो हम लोग क्यों रहे? इस वजह से कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था। 135 states have accepted the Doha Amendment. 144 stated
स्टेट्स यहाँ पे कंट्रीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे स्टेट्स से मतलब है कंट्रीज़। जैसे हम जब इंडिया में बात करें, अगर पॉलिटी हम पढ़ते हैं, अगर हम स्टेट बोलते हैं यानी पर्टिकुलर स्टेट, बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेट इट मीन्स वी टॉक अबाउट द होल नेशन। ऐसे ही यहाँ पे हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। 144 स्टेट हैव टू एक्सेप्ट द दोहा अमेंडमेंट फॉर क्योटो प्रोटोकॉल टू एंटर इनटू फोर्सेस। देयर आर 37 कंट्रीज विद बाइंडिंग टारगेट्स। ओनली 7 कंट्रीज हैव रेटिफाइड। 37 कंट्रीज़ थी जिनके पास बाइंडिंग टारगेट था, लेकिन 7 कंट्रीज़ ने ही इनको रेटिफाइड किया है। इंडिया एंड दोहा अमेंडमेंट, इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिया हैज़ रेटिफाइड द सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। इंडिया ने जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड था क्योटो प्रोटोकॉल का, उसको रेटिफाइड कर लिया है। मीट द इमिशन टारगेट ऑफ टाइम पीरियड 2012 टू 2020। इंडिया वॉज 18th कंट्री टू एक्सेप्ट द अमेंडमेंट। इंडिया दोहा अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करने वाला किस नंबर का नेशन है, किस नंबर का कंट्री है? 18th नंबर ऑफ कंट्री। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। हाँ, अब जैसा कि मैंने बताया था कि अब मैं इस पिक्चर के बारे में बताऊंगी, तो चलिए इस पिक्चर को देखते हैं। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन हु? यूएस। साउथ अफ्रीका ने कहा आई एम सो नीडी। साउथ अफ्रीका ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए लगभग हर नेशन ऐसा है जो चाहता है कि हमको डेवलप्ड नेशन में, शायद बात जान के आप शॉक दो, क्योंकि हर नेशन ऐसा चाहता है कि हमको डेवलप्ड नेशन में ना रखा जाए, हमें स्टिल वी आर डेवलपिंग नेशन। चाइना विच इज़ एक्चुअली आर डेवलप्ड नेशन, लेकिन वो अपने आप को डेवलपिंग नेशन में रखा है, और ऐसा माना जाता है कि इंडिया भी डेवलप्ड हो चुका है। जो रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई है, लेकिन उसने भी अभी अपने आप को डेवलपिंग नेशन में रखा हुआ है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा बाइंडिंग्स होती है, वो उनमें हर चीज़ में बाइंडिंग्स है, रिस्ट्रिक्शन है, उनको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है कि जितना डेवलपिंग नेशन को मिलता है। इसको आप ऐसे समझिए कि घर में अगर कोई बड़ा बच्चा होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। लोग ये कह देते अरे तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, पर कोई अगर छोटा बच्चा होता है, अगर वो कुछ गलती भी कर देता है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, और उस पर इतनी बाइंडिंग्स भी नहीं होती। सेम इस तरीके से यहाँ पे होता है क्योटो प्रोटोकॉल में। इस वजह से साउथ अफ्रीका कहता है कि मैं डेवलपिंग नेशन हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं क्यों ग्रीन हाउस गैस इमिट करूँ? मतलब अभी तो मुझे अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी है, अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना है। इंडिया सेम ऐसा कहता है कि इंडिया इज़ पुअर, तो मैं क्यों GHG रिड्यूस करूँ, मैं भी अभी डेवलपिंग नेशन हूँ। चाइना भी डिक्टो ऐसा कहता है कि मैं भी डेवलपिंग नेशन हूँ, मैं क्यों रिड्यूस करूँ। आजकल हर कंट्री चाहती है कि वो डेवलपिंग नेशन रहे। ब्राज़ील इज़ डेस्टिट्यूट, ब्राज़ील भी सेम ऐसा कहता है कि मैं क्यों रिड्यूस करूँ, मैं भी एक डेवलपिंग नेशन हूँ। अब चलिए बात करते हैं मेंस क्वेश्चन आंसर की। विच अमंग द अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आप जो कीवर्ड्स है उस पर फोकस करिएगा। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। लीगली बाइंडिंग है नेक्स्ट 1 कंट्रीज़ के लिए करेक्ट। इमर्ज फ्रॉम द डेलिबरेशन ऑफ COP3 टू द NFCCC, इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिग्नेटरीज हैव टू रिड्यूस देयर इंडिविजुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 5.2% फ्रॉम 1990 लेवल। तो जो क्वेश्चन पहले आप पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसको प्ले करिएगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच इज़ द फर्स्ट विदड्रॉ फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल। आंसर है कनाडा। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था, क्योंकि जब अमेरिका ने विदड्रॉ कर लिया अमेरिका ने, तो इस वजह से कनाडा ने भी कहा कि जब वो नेशंस जो कि सबसे ज़्यादा GHG इमिट करते हैं, जब वही नहीं है इस क्योटो प्रोटोकॉल में, तो हम भी नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ कार्बन क्रेडिट्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? The carbon credit system was ratified in conjunction of the Kyoto Protocol, are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota. The goal of carbon credit system is to limit increase of carbon emission quota. फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका कौन सा आंसर सही नहीं है? इसका आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, क्योंकि फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है, इसमें सबका इंडिविजुअली अलग अलग प्राइस होता है। और
कलेक्टिव प्राइस की बात करें तो कितना है 5.2% है, और डिफरेंट कंट्रीज़ का इंडिविजुअली बात करें तो वो अलग अलग होता है और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. विथ रेफरेंस टू द फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. CDM और JI के बारे में है. Clean Development Mechanism (CDM) and Annex 1 countries can invest in emission reduction project in any other annex countries as an alternative of reduction emission domestically. Second point है JI यानी Joint Implementation. Countries can meet their domestic emission reduction target by buying greenhouse gas reduction unit from project in non-Annex 1 country to the Kyoto Protocol. Mostly developing countries select the correct option from the given codes. तो पॉज कर दीजिए. चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ. CDM, जो CDM है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पैरा है वो 2 का आंसर है, यानी JI का आंसर है. जो CDM का आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है. तो जो CDM है, CDM में क्या होता है, जो Annex 1 कंट्रीज़ होती है वो नॉन डेवलपिंग नेशन यानी नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में, जो कि डेवलपिंग नेशन में यानी नॉन एनेक्स कंट्री में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है इमिशन टारगेट को रिड्यूस करने के लिए. जबकि JI में क्या होता है, Annex B कंट्री में ही इमिशन टारगेट को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है. तो चलिए, थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए. सो सब्सक्राइब माय चैनल, स्मैश द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो. और PDF मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और हाँ, आज का मेंस का क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन CDM एंड JI यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के बीच में डिफरेंस लिखना है. तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं.